फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज बाघंबरी मठ के महंत और श्रृंगार और मंत्रोच्चार के साथ समाधि दे दी गई। उन्हें भावभीनी विदाई देने के लिए प्रयागराज में संतों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुसाइड नोट में लिखी आखिरी इच्छा और अखाड़ा परंपरा के साथ आज हम आपको महंत के आखिरी सफर की कहानी विस्तार से दिखाएंगे और फिर यह भी बताएंगे कि संगम का सस्पेंस क्या है और महंत की मौत की मिस्ट्री को लेकर की गई इंटरोगेशन क्या कहती है। आज तथाकथित सुसाइड लेटर को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। इन पेचीदा सवालों में एक मौत की गुत्थी कैसे उलझती जा रही है, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। नमस्ते न्यूयॉर्क, अब की बार हिंद का प्रहार। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए। वहां पर 3 दिनों में पीएम की 8 मीटिंग्स होनी है। ये कौन सी मीटिंग है और भविष्य में भारत की भूमिका पर इनका क्या असर होगा, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। आज की स्पेशल सीरीज लूटघर में आपको ग्रेटर नोएडा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। घपला यह है कि बिल्डर ने अथॉरिटी को चूना लगा दिया, लेकिन इसकी सजा भुगत रहे वायर। आपके आसपास भी ऐसे ही लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा होगा, इसीलिए रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। 9 बजे की शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र से, और फिक्र है धर्मांतरण गिरोह की। आज उत्तर प्रदेश एटीएस से धर्मांतरण सिंडिकेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी 9 के पास मौलाना कलीम सिद्दीकी का डोजियर है। डोजियर में कलीम सिद्दीकी की हिस्ट्री शीट। अपने ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए धर्मांतरण का रैकेट चलाता है कलीम सिद्दीकी। खलीफा ऑफ अली मियां इन दावा एक्टिविटीज यानी कन्वर्जन के किंग पिन के नाम से मशहूर है कलीम सिद्दीकी। उमर गौतम और अबू बकर जैसे धर्मांतरण में गिरफ्तार आरोपी के साथ मिलकर काम कर रहा था कलीम सिद्दीकी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा डोजियर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले एक मौलाना को गिरफ्तार किया है, जो अब तक देश भर में मुस्लिम स्कॉलर्स के रूप में जाने जाते थे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये डोजियर देखें आप, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं खलीफा ऑफ अली मियां। ध्यान से देखें आप, यहां पर जो फैक्ट्स इसमें जूम इन हो रहे हैं उसको देखिए। खलीफा ऑफ अली मियां इन दावा एक्टिविटीज, ये यहां पर डोजियर में कलीम सिद्दीकी की हिस्ट्री शीट पूरी दिखाई दे रही है। अपने ट्रस्ट एनजीओ के जरिए ये धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। ये खलीफा और अली मियां इन दावा, ये देखें आप जो देख रहे हैं डोजियर को, जरा अगर ध्यान से देखें इसमें जो जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। आप कन्वर्जन एक्टिविटी थ्रू हिज ट्रस्ट एनजीओ, मेनली शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट, दिल्ली ग्लोबल पीस सेंटर एंड पीस मिशन, ये इसमें सामने आया हुआ है। ये जो चीज है ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। ही रन्स दावतुल इस्लाम अमंग नॉन मुस्लिम्स which is engaged in missionary work particularly among lower caste Hindus. A book, आपकी अमानत आपकी सेवा में is being frequently distributed among non-Hindus. नीचे देखें आप, जो नीचे से मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, ट्रस्ट को धर्मांतरण के लिए विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। ये वो डोजियर है जो पकड़ा गया है और किस तरीके से इसमें चीजें सामने आई है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय, मेरे सहयोगी हैं, उनके पास में चलता हूं। अभिषेक, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए। देखिए, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण डोजियर है और ये मौलाना कलीम सिद्दीकी की पूरी गतिविधियों पर तैयार किया गया है निशांत। और इसमें जो सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये पूरा डोजियर पड़ा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका जो ट्रस्ट और एनजीओ था उसका नाम लिखा हुआ है शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट ग्लोबल पीस सेंटर और पीस मिशन मुस्तफ़ाबाद में, और मदरसा स्कूल मदरसा सबील उस सलाम, इन सब के जरिए, और दावत इस्लाम ट्रस्ट, इन सब के जरिए धर्मांतरण का काम किया जा रहा था, ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए। और जो आपने भी बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है
कि खलीफा और अलीमिया इन दावा एक्टिविटी, यानी कि किंग पिन के नाम से मशहूर था ये व्यक्ति कन्वर्जन का, और उसने मेवात क्षेत्र में बहुत जम करके कन्वर्जन किए हैं। ये इसकी गतिविधियों के बारे में जो ऑथेंटिक डोजियर अथॉरिटीज़ के पास है वो मेरे पास मौजूद है। और एक बात मैं आपको और अहम बताऊं कि इसमें एक पूरा इसका चेन लिखा हुआ है कि सिंडिकेट में कौन कौन जुड़ा हुआ था। मौलाना शमसुद्दीन मुहद्दिस, वाइस प्रेसिडेंट मरकजुल मारिफ, ये एक इसमें जानकारी दी हुई है, और जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काम करता है, यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो कन्वर्जन का रैकेट चलता है उससे भी इसका लिंक था। ये इसमें बहुत ही अहम बात लिखी हुई है। और एक बात मैं आपको अहम और बताऊं कि इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी, आपके पास जो डोजियर है वही डोजियर की बात कही गई उस है। डोजियर में कुछ चीजें जो है जो मुझे बहुत शॉक कर रही हैं। अब मैं आपसे वो जानना चाहता हूं। अब मुझे आप ये बताइए, देयर आर एलिगेशंस दैट कलीम सिद्दीकी इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कन्वर्टी वुमन व्हेन शी अटेंडेड दावा प्रोग्राम अलोंग विद कलीम्स सिस्टर। एक चीज, ही इज ऑल्सो एलिजिड to be involved in trafficking of women, particularly upper caste Hindu girls. He is involved in radicalization of neo-converts through GPC. GPC main aim is to identify potential neo-converts for further training to use them in anti-national activities. ये बहुत शॉकिंग है अभिषेक। महिलाओं का धर्मांतरण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज। बिल्कुल। और देखिए निशांत, हमारे पास ये जो बातें आपने बताई हैं, जो हमारे पास डोजर पड़ा हुआ है, हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप भी हैं निशांत, और जिस ऑडियो क्लिप में मौलाना कलीम सिद्दीकी की बाकायदा बातचीत है, किस तरह से वो धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है, किस तरह से इस सिंडिकेट को चलाया जाता है, हमारे पास वो भी मौजूद है। और मैं आपको एक बात और बताऊं निशांत कि ये कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, अबू बकर, इन सब के साथ में मिल के काम कर रहा था। उमर गौतम की हाल ही में गिरफ्तारी हुई, आपको ख्याल में होगा, लखनऊ में बहुत बड़ा जो एक रैकेट के भंडाफोड़ का दावा किया गया था, उस रैकेट का हिस्सा था। और एक बहुत ही दिलचस्प मैं आपको जानकारी देता हूं जो हमको अपने सोर्सेज के माध्यम से मालूम पड़ी है कि कुछ दिनों पहले संघ प्रमुख के साथ में एक तस्वीर वायरल हुई मौलाना कलीम सिद्दीकी की, उसकी भी तह मालूम पड़ी है। जब एजेंसियां पहुंच गई कलीम सिद्दीकी तक, जब एजेंसियों को इसके पूरे काम करने का तरीका और सब मालूम पड़ गया, तो जानबूझ करके इसने उस फोटो को वायरल किया ताकि अथॉरिटीज इसके ऊपर हाथ रखने से डरें, घबराएं। इस लेवल की साजिश थी। लेकिन फाइनली सारे तथ्यों, सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आज इसको गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं यहां पर, देखिए जरा रैकेट को देखिए। अगर 1 2 3 4 5, अगर आप पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखें, जो डोजियर आपके पास है, क्योंकि वही डोजियर मेरे पास भी अभी एक कॉपी मेरे पास आई है, और पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट और पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखें, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं उसको कन्वर्ट करता है और उनमें किताब डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपकी अमानत, आपकी सेवा में। नंबर 1, अपर क्लास हिंदू विमेन जो हैं, अपर कास्ट हिंदू गर्ल्स जो हैं, उनको कन्वर्ट करता है। ये क्या मॉडस ऑपरेंडी है? बिल्कुल। और इस बारे में गवाहियाँ हैं, जो पीड़ित हैं उन्होंने बाकायदा गवाहियाँ दी हैं। निशांत, ऑडियो क्लिप है कि किस तरह से उनको ल्योर किया जा रहा है। ये जो आपने नाम लिए हैं, इस तरह से बाकायदा ये नाम दे करके कि ये हमको इस तबके की लड़कियां चाहिए, इस तरह से पूरा ये रैकेट चलाया जा रहा है। और बड़ी बात है कि इसके तार, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके तार, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके से लेकर के ये वुमेन की जो ट्रैफिकिंग है, इसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाता है। और मैंने फिर आपसे कहा कि किंग पिन कहा जाता है, किंग पिन इस एक्टिविटी का, जिसको गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी बड़ी अहमियत रखती है, और जब भी पूछताछ शुरू होगी तो अभी बहुत चौंकाने वाले खुलासे होंगे। अच्छा अभिषेक, ये जो आपने बात बताई है वो इस डोजियर का छठा पॉइंट है, जो हम यहाँ पर अपने दर्शकों को ये डोजियर दिखा रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कन्वर्जन कर रहा है। ये आपने बड़ी हैरान करने वाली बात बोली है। अब आपको एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिसमें आप सुनेंगे कैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है। भी आए थे, मुफ्ती अब्दुल्ला भी आए थे,
मशवरा था ना, एक जोड़ दिए 27, उसमें ही आ जाओ ना, जोड़ में आ जाओ तुम, 2.5 तो हो ही, आ जाना तुम। 28, 29, 30 को दिन का जोड़ है। 28, 29 मार्च, 29, 30 पूरे मुल्क का जोड़ है ना दाइयों का हमारे। अच्छा माशाल्लाह। और इस चक्कर में दावत को मत भूल जाना, इससे तो और दावत का काम के लिए इससे इस्तेमाल करो, बहुत बड़ा काम होगा। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, अल्लाह के फजल से मैं कह रहा हूँ, दावत के लिए मैंने अपने आप को अल्लाह के यहाँ वक्फ कर दिया है। हाँ, बस तो जो लोग मरीज को भी दावत से जोड़ो, जो लोग इस्लाम में ना हो, दावत हो। और ये जो जिन लोग आते हैं ना, इनको मैं पहले दावत देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है तो ठीक, नहीं तो शाहबा की तरह मुझे अल्लाह ने तलवार भी दी है। फिर मैं यही नेज तो उनसे बात करता है, या तो इस्लाम कबूल करते हैं फिर मार देता है। तो थोड़ा सा आपसे मुलाकात था ये। अब तो ठीक है, 3 दिन के जोड़ में आ जाओ, उसी में फिर एक आध दिन और रुक जाना, साथ में मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। ये 28, 29, 30। हाँ, यही 28 ठीक है इंशाल्लाह। भारतीय हैं तो एक मोहब्बत के साथ वो चलें, विविधता में एकता है। भारत की ये तारीख रही है, बिलाशुबा एक हसीन गुलदस्ता है, गंगा जमनी तहजीब है। ये मौलाना कलीम सिद्दीकी, देश के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान, जो विविधता में एकता और गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दे रहे हैं। वैसे उनके ये अल्फाज चंद दिनों पहले के ही हैं, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आप जानकर चौंकेंगे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की उम्दा सोच दिखावा है, छलावा है। असली सोच बेहद खतरनाक है। मौलाना कलीम देश में जिस गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, उसी देश में सहिष्णुता वाली विरासत को तार तार भी कर रहे हैं। आज ही उन्हें यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक मौलाना पर आरोप है कि वो लोगों को प्रभावित कर शरीयत व्यवस्था लागू करने और जनसंख्या अनुपात बदलने के लिए बड़े स्तर पर धर्मांतरण करवाते हैं। मौलाना कलीम ने इस काम के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। इसी ट्रस्ट की आड़ में वो पिछले 15 सालों से लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। यही नहीं, उन्हें हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग की जाती है। एटीएस को अब तक मौलाना के ट्रस्ट को 3 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसमें से 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से मिले। मौलाना कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण केस में गिरफ्तार उमर गौतम के करीबी सहयोगी हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय हाजी अमीन, जो अधिकांशतः दिल्ली में निवास करता है, अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है और इस अवैध धन का प्रयोग वृहद स्तर पर तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि मौलाना मदरसों की आड़ में इंसानियत का संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों से भी बरगलाता था। फिलहाल एटीएस की 6 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले वक्त में इससे जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि इस्लामिक विद्वानों में शुमार मौलाना कलीम सिद्दीकी भी धर्मांतरण का सिंडिकेट चला सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब बात महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री की। 48 घंटे से भी ज्यादा बीत जाने के बाद यह सुलझी नहीं। इस बीच आज महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो गए। बाघंबरी मठ में उन्हें भू समाधि दी गई। महंत के अंतिम दर्शन के लिए शिष्यों और अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम प्रक्रिया उनके शिष्य बलवीर गिरी ने संपन्न कराई। वहीं बलवीर गिरी, जिसे कथित सुसाइड नोट में महंत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन वो सुसाइड नोट सच्चा है या झूठा, सवाल ये उठ रहा है। और सवाल बलवीर गिरी पर भी उठ रहे हैं। महंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला है और पहले दिन से शक के दायरे में रहे और गिरफ्तार हो चुके शिष्य आनंद गिरी ने पूछताछ में क्या बताया, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा दिखाते हैं, जिसमें साधु संतों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाघंबरी मठ में ही महंत नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परंपरा के साथ समाधि दी गई।
महंत नरेंद्र गिरी हिंदू धर्म के रक्षक, सनातन परंपरा और सभ्यता के पहरेदार, देश के प्रतिष्ठित और सम्मान प्राप्त संत ब्रह्मलीन हो गए हैं। बागंबरी मठ के कद्दावर महंत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी को मठ में उसी जगह भू समाधि दी गई, जिसकी आखिरी इच्छा उनके कथित सुसाइड नोट में जताई गई थी। सुसाइड नोट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी समाधि बागंबरी मठ में नींबू के पेड़ के पास दी जाए, वो पेड़ जिसे उन्होंने खुद लगाया था और जिसके बगल में उनके गुरु की समाधि है। उनकी इच्छा को पूरा करते हुए उसी नींबू के पेड़ के पास समाधि स्थल तैयार किया गया। तेरह अखाड़ों के हजारों संत और श्रद्धालु पहुंचे थे महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा में। उनके प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा और सम्मान का सबूत है ये तस्वीर। मठ से लेकर प्रयागराज की सड़कों और संगम तट तक उमड़े इस जनसमूह को देखिए। भू समाधि से पहले जब फूल से सजे रथ पर उनके पार्थिव शरीर को स्नान के लिए संगम तट पर ले जाया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और इसमें जुटी भीड़ बताती है कि महंत नरेंद्र गिरी का व्यक्तित्व कितना विराट था। महंत नरेंद्र गिरी का प्रभाव जितना संत समाज और आम लोगों में था, उतना ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में भी। उनके आखिरी दर्शनों के लिए और अंतिम विदाई देने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंचे। महंत नरेंद्र गिरी के लाखों अनुयायियों की तरह ही उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि हिंदुत्व का ये पुरोधा इस तरह सबको छोड़कर जा सकता है। हम सबको बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है और इस तरह की घटना की कभी उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी इस तरह से हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। कमजोर दिल के नहीं थे, बहुत मजबूत थे और मजबूत दिल वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि महंत नरेंद्र गिरी सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। 13 अखाड़ों के सैकड़ों संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भू समाधि दी गई। पहले गंगाजल और मंत्रों से जगह का शुद्धिकरण किया गया। 16 तरह के पूजा पाठ किए गए, नए वस्त्र पहनाए गए। जैसे एक संत का श्रृंगार होता है, उसी तरह से उनका श्रृंगार किया गया। उनके शिष्य और अनुयायियों द्वारा उन्हें पुष्पांजलि दी गई। नम आंखों के साथ और मंत्रों की गूंज के बीच महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई और ये पूरी प्रक्रिया बलवीर गिरी ने अपने हाथों से संपन्न की, जिन्हें कथित सुसाइड नोट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। उसी सनातन परंपरा के मुताबिक बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई और वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन पीछे छोड़ गए अनसुलझे सवालों की लंबी फहरिस्त, मौत की ऐसी मिस्ट्री जिसमें कई पेज, कई एंगल, कई राज और कई किरदार हैं। महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। इस सिलसिले में आज पुलिस ने उनके पूर्व शिष्य आनंद गिरी और बड़े हनुमान के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इनसे करीब 70 सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद शाम करीब 3:45 बजे दोनों आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर वकीलों की भारी भीड़ थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो आनंद गिरी और आद्य तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच एसआईटी ने आद्य तिवारी के बेटे और इस केस के तीसरे आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जानते हैं कि करीब 2 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद यूपी पुलिस महंत जी की मौत की मिस्ट्री में कहां तक पहुंच पाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी शान से जीते रहे और शान से चिर समाधि में लीन हो गए। महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो गए।
अनंत यात्रा पर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अनसुलझे कई सवालों की लंबी फहरिस्त। पीछे छोड़ गए मौत की मिस्ट्री, जिसमें कई राज हैं, कई किरदार हैं, कई पेच हैं। पेच ये कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्यों नहीं सुलझी मौत की गुत्थी। सुसाइड नोट में अपराधियों के नाम, फिर गनर से पूछताछ क्यों। महंत के कथित सुसाइड नोट में किस लड़की का जिक्र। आखिर कब सुलझेगी महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री। 50 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन महंत की मौत के गहरे रहस्य के तार सुलझ नहीं पाए हैं। फिलहाल पुलिस के रडार पर 7 किरदार हैं। पहला, नरेंद्र गिरी के पूर्व शिष्य आनंद गिरी। दूसरा, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या तिवारी। तीसरा, आध्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी। इन तीनों का नाम कथित सुसाइड लेटर में लिखा है। कथित सुसाइड नोट में महंत की मौत के लिए इन्हें जिम्मेदार बताया गया। पुलिस के रडार पर चौथे किरदार हैं महंत नरेंद्र गिरी के गनर अजय सिंह। इनके अलावा एडिशनल एसपी ओम प्रकाश पांडे, बीजेपी के नेता सुशील मिश्रा और समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। इनमें से 3 आरोपी आनंद गिरी, आध्या तिवारी और संदीप तिवारी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आनंद गिरी से प्रयागराज पुलिस लाइन में लंबी पूछताछ हुई है। डीआईजी से लेकर एडीजी तक ने आनंद से 12 घंटे तक पूछताछ की। आनंद को महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड लेटर भी दिखाया गया। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान ही आनंद ने खुद को पाक साफ बताया और साजिश में नरेंद्र गिरी के गनर अजय का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने गनर अजय सिंह को हिरासत में ले लिया और बाकी 3 गनर मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा से भी पुलिस लाइन में पूछताछ की गई। 4 गनर हैं जिनके नाम अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा। इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर। और इसके अलावा खुद डीआईजी ने इस बात को कबूल किया है, जो प्रयागराज के डीआईजी हैं, कि जो 3 गनर उस दौरान उनके साथ मौजूद थे घटनाक्रम के दौरान, उनकी लापरवाही सामने आई है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ आने वाले वक्त में एक्शन भी हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि अजय सिंह, जो कि सबसे बेहद करीबी बताए जाते हैं ये गनर हैं नरेंद्र गिरी के, वो सबसे ज़्यादा जाँच के घेरे में है। बताया जाता है कि जांच के दौरान महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात गनर्स की लापरवाही पाई गई है। उनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया, क्योंकि नियम के मुताबिक महंत के सोते समय भी एक पुलिसकर्मी उनके कमरे के बाहर रहना चाहिए था। यहाँ 2 उलझे हुए पेच दिख रहे हैं। पहला, महंत नरेंद्र गिरी जब हर रोज अपने कमरे में विश्राम करते थे तो 20 सितंबर को गेस्ट हाउस में विश्राम करने क्यों गए। दूसरा, विश्राम करने के वक्त उनके कमरे के बाहर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात क्यों नहीं था। हमारी पड़ताल के दौरान तो पता यहाँ तक चला है कि महंत का मेन गनर अजय सिंह करीब 1 हफ्ते से प्रयागराज में नहीं था। देखिए, ये ठिकाना है अजय जो गनर हैं जिनके ऊपर आरोप है। अरे अजय जी, गांव गए हैं? अच्छा, ये जो गनर है महाराज जी के गांव गए हैं। कब गए गांव? आज 1 हफ्ता हो गया। तो देखिए, ये लोग बता रहे हैं नहीं, लेकिन ये है अजय जो कांस्टेबल हैं गनर महंत नरेंद्र गिरी के, उनका ये घर, और आनंद गिरी ने इनके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। अब यहाँ टाइमिंग पर गौर कीजिए। 21 सितंबर 2021, महंत की मौत के अगले दिन मिस्ट्री से जुड़े पेच खोले जा रहे थे, गुत्थी सुलझाई जा रही थी। तभी महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट सामने आया, जिसमें लड़की के नाम पर आनंद गिरी के ब्लैकमेल करने का जिक्र है। हालांकि आनंद गिरी पहले ही दिन से सुसाइड लेटर को फर्जी बता रहे हैं। महंत की मौत को षड्यंत्र कह रहे हैं, क्योंकि आनंद के मुताबिक महंत लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कई और लोग भी सुसाइड लेटर पर सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो तारीख काटी गई है। कुल 41 जगह लिखकर काटा गया है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह भी है कि इसमें नरेंद्र गिरी के सभी सिग्नेचर एक से नहीं दिखते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सारी जगह पर फ्लो ऑफ राइटिंग जो है वो एक है, लेकिन एक जो पन्ना है वहाँ पर अलग से चीज़ को एड ऑन किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ ऊपर जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पर ज़बरदस्ती, या मैं ये बोलूँ कि किसी और ने इस चीज़ को यहाँ पे आके ऐड करा गया है, ये वो चीज़ को दर्शाता है। महंत सुसाइड को लेकर सस्पेंस एक वीडियो को लेकर भी बना हुआ है। बताया जाता है कि महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से पुलिस को एक वीडियो मिला है,
इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक वीडियो के जरिए आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहा था। बहरहाल महंत की मौत का सच जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई, यानी फांसी के फंदे ने महंत नारायण गिरी की जान ले ली। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम की इनिशियल फाइंडिंग के बाद यह साफ हो चुका है कि मौत की वजह फांसी ही है, लेकिन अब तफ्तीश फांसी यानी खुदकुशी की वजह पर हो रही है। अब जांच ब्लैकमेलिंग के एंगल पर भी हो रही है। आखिर अगर कोई फोटो है जिसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था तो वो फोटो कहां है, किसके पास? इसको लेकर आनंद गिरी से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी फोटो से होने से इनकार कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल फोन से मिले वीडियो में भी वही बातें रिकॉर्ड हैं जो सुसाइड नोट में लिखा है। पुलिस अब महंत के उस शिष्य के बयान दर्ज करेगी जिससे ये वीडियो शूट करवाया गया था। इसके अलावा पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से सल्फास की गोलियां जब्त की। महंत ने सल्फास की गोलियां एक शिष्य से मंगवाई थी। बताया जाता है कि 13 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या करना चाहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत का समय 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच का है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि महंत के शरीर पर किसी तरह चोट निशान नहीं। सूत्र बताते हैं कि आनंद गिरी ने बताया है कि मई में गुरु नरेंद्र गिरी से समझौता हो जाने के बावजूद दोनों में दूरियां थी। पुलिस CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट को जांच रही है और क्या आनंद गिरी सच बोल रहा है ये भी देख रही है। पुलिस ने महंत के सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मौके से महंत नरेंद्र गिरी के लिखे कई दस्तावेज मिले जिन्हें कब्जे में लेकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को सौंपा गया। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। अफगान संकट के बीच पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और भारत पर टिकी हुई, क्योंकि आतंक के खिलाफ यही सबसे मजबूत मोर्चा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर निकले और इस साल जनवरी में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की आमने सामने मुलाकात होगी। लिहाजा यह आपके लिए जानना जरूरी है कि बाइडेन से मोदी की मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और इस महामुलाकात के मायने क्या हैं, साथ ही वहां कौन सी मीटिंग है और भविष्य में भारत की भूमिका पर इसका क्या असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र एयरपोर्ट पहुंचे, हाथ हिलाकर अधिकारियों का अभिवादन किया और फिर रवाना हो गए उस अमेरिका दौरे पर जो कई मायने में ऐतिहासिक होने वाला है। अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करूंगा। मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पीएम मोदी के इस बयान से अमेरिका दौरे की अहमियत को समझा जा सकता है, जहां अब से कुछ ही घंटों बाद वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। यहां वो द विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुकेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो होटल देख रहे हैं ये है द विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। इसमें प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब इस होटल की एक विशेषता है, ये होटल ठीक जो है वो व्हाइट हाउस के सामने में है। यानी कि मैं अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र को कहूँगा कि वो दिखाएं। ये देखिए, ये सामने में कैमरा सहयोगी हैं और ये जो हमारे अमेरिकन भाई हैं ये यहाँ पर एक पैसेज बना रहे हैं। पैसेज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर रहेंगे तो सुरक्षा की जो तैयारी होगी कि इसके उस तरफ कोई ना जाए, और यहाँ पर लोग पैसेज इसलिए बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही व्हाइट हाउस ने स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है, जहां वो पहली बार आमने सामने अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलेंगे। ये मीटिंग न सिर्फ प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पीएम मोदी बल्कि दुनिया की दो महाशक्तियों की महामुलाकात होगी, जिस पर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क के साथ दुनिया की भी नजर होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच दो सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिल रहे होंगे, जिसका असर साफ दिखेगा। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने भी महा कवरेज की बड़ी तैयारी की है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट देंगे। भारत से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुकी है और मेरे पीछे है डलास एयरपोर्ट, जहां कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान उतरेगा।
पीएम मोदी और बाइडेन की मीटिंग में अफगानिस्तान के हालात पर भी गंभीरता से चर्चा हो सकती है, जहां अगस्त से ही अशांति और अराजकता फैली है। हालांकि पीएम मोदी का 4 दिनों का अमेरिकी दौरा काफी व्यस्त होने वाला है। 4 दिनों में पीएम मोदी की 8 मीटिंग होगी। 23 सितंबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से 2 पक्षीय मीटिंग होगी। पीएम मोदी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मिलेंगे। 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मीटिंग होगी। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। 24 सितंबर को क्वाड की अहम बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख से चीन की चुनौतियों और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी का भाषण होगा। 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। ये मीटिंग भी व्हाइट हाउस में होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी बायलैटरल मीटिंग करेंगे। एजेंडा साफ है कि भारत के नेतृत्व में वैश्विक शांति और समृद्धि को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में साथी देशों के साथ अफगानिस्तान, आतंकवाद, चीन की आक्रामकता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच परमाणु सबमरीन के निर्माण को लेकर हुए ऑकस समझौते, जलवायु परिवर्तन और व्यापार में प्राथमिकता का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में सबसे खास कार्यक्रम होगा क्वाड देशों के नेताओं की आमने सामने होने वाली पहली बैठक। दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने अब तक वर्चुअल तरीके से ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया है। दुनिया के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस संयुक्त राष्ट्र को दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के प्रमुख संबोधित करेंगे, जहां मानवाधिकार, मानवता और आतंकवाद की बात होगी, अब वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान बैठना चाहता है। तालिबान ने मांग की है कि न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान को भी संबोधित करने का मौका दिया जाए। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत भी नियुक्त कर दिया है। ऐसे में तालिबान को लेकर दुनिया दुविधा में फंसी हुई है। सवाल है कि क्या यूएन में आतंकी संगठन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा और क्या वो दुनिया को संदेश दे पाएगा। और अब हमारी खास सीरीज लूटखोर। बिल्डर ने लोगों को पोजेशन तो दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, क्योंकि उसने अथॉरिटी का बकाया नहीं चुकाया। कहानी वही है, लेकिन जगह बदल गई है। और ये बिल्डर भी कोई मामूली बिल्डर नहीं, बल्कि सुपरटेक है। लूट घर में आज की ग्राउंड रिपोर्ट ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र भूषण नीति जागो, प्राधिकरण मुर्दाबाद, प्राधिकरण मुर्दाबाद, हमारे घरों की रजिस्ट्री कराओ। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक बिल्डर का ये प्रोजेक्ट बायर्स के जी का जंजाल बन गया है। प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा है कि इको विलेज 2 के फ्लैट्स की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है। प्राधिकरण मुर्दाबाद, प्राधिकरण मुर्दाबाद। वर्ष 2010 में इको विलेज 2 प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 2013 में काम पूरा होना था। देर हुई तो बिल्डर ने 2016 में पोजेशन का वादा किया, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं हुआ और बाद में पोजेशन मिला भी तो रजिस्ट्री नहीं हुई। आरोप है कि बिल्डर ने पोजेशन के वक्त रजिस्ट्री के नाम पर 1.5 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक भी ले लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वजह यह है कि बिल्डर के ऊपर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है। सोसाइटी में हमारी मुलाकात अनुपम मिश्रा से हुई, जो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। अनुपम ने रजिस्ट्री के लिए रेरा में शिकायत कर रखी है, जिसकी दिसंबर में सुनवाई है, लेकिन इनका आरोप है कि दिक्कत उस व्यवस्था में है जिसकी वजह से बिल्डर करप्ट होने के बावजूद निर्भीक होकर घूम रहा है। वही है ना, कहने का मतलब कि बिल्डर अथॉरिटी भाई भाई और साथ में मिलकर खाए मलाई, यही सच्चाई है इनकी। अगर मैं बोलूँ तो जो मीटिंग्स होती है उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। सर, मीटिंग का निष्कर्ष यही होता है कि हम आपको अगले महीने कर देंगे, हम आपको इस महीने कर देंगे, यही होता है। और पिछले 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं लगभग इसके लेकर के, जिसमें हमारी लास्ट मीटिंग अक्टूबर में हुई थी अरोरा जी के साथ। जिस मतलब कंपनी का जब सीएमडी झूठ बोल के चला गया कि सीएमडी ने बोला कि हम 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री चालू करवा देंगे, तो जब कंपनी के सीएमडी की कोई औकात नहीं है सर, वो जब झूठ बोल के जा रहे हैं, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम फिर किसके पास जाएं अब।
मिलिए शेर सिंह से। इन्होंने वर्ष 2010 में 20 लाख रुपए देकर फ्लैट की बुकिंग कराई थी। देर से ही सही, पोजेशन तो मिल गया, लेकिन रजिस्ट्री के बिना मालिकाना हक कैसा? अब ना तो इस मकान को बेच सकते हैं और ना ही एक फाइनेंस कंपनी से लिए गए महंगे लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं। हमारे को ज़बरदस्ती अंदर घुसो दिया, भी आप पोजीशन ले लो और रजिस्ट्री आपकी 2, 4, 6 महीने में हो जाएगी। हमें जब दिया गया, ये बोल के दिया गया कि ठीक है 2 महीने 4 महीने में सर रजिस्ट्री 100% हो जाएगी। हमें भी भाई दोनों तरह का बोझ था, क्योंकि हमारे पास EMI और रेंट दोनों का बोझ था। तो हमने ठीक है कि इस तरह चलो ठीक है 2-4 महीने रह लेंगे, रजिस्ट्री तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बट ये देखते देखते मैं भी 1 साल से ज़्यादा मुझे भी रहते हुए, कुछ भाई यहाँ से ऑलरेडी 1.5 साल रह चुके हैं, 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, और अभी कुछ धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन उनकी भी सबकी मजबूरी यही है कि दोनों चीज़ें कैसे करें, या तो रेंट दे वो या तो EMI दे, दोनों चीज़ें तो मुश्किल है। सुपरटेक का इको विलेज 2 प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों को ये भरोसा दिलाया गया था कि सबको अफोर्डेबल हाउस दिया जाएगा और साथ ही समय से काम पूरा कर लिया जाएगा। काम तो अभी समय से पूरा हुआ नहीं, लेकिन जो बेसमेंट के यहाँ की हालात हैं उसकी तस्वीरें देख लीजिए। बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, लेकिन बिल्डर ने यहाँ के लोगों के अरमानों पर बहुत पहले ही पानी फेर दिया है। अब तक रजिस्ट्री नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लोगों को नहीं मिला है, और नतीजा ये निकला है कि किसी भी तरह की कोई मेंटेनेंस इस सोसाइटी में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बेसमेंट में बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका है। 2600 रुपये पर मंथ हम लोग मेंटेनेंस पे करते हैं। अगर 2600 रुपये एक टावर के नीचे खर्च कर दिया जाएगा तो ये पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों ने कह के बोल के अपने ऑफिस से छुट्टी लेके, हम लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कई बार छुट्टी लेके अथॉरिटी, सुपरटेक के मेन ऑफिस, सुपरटेक के मेंटेनेंस ऑफिस को तो हम लोग घर बना लिया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जैसे रहना है आपको रहो, जैसे जीना है जियो। कोविड के टाइम में इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी, लिफ्ट 1 अभी चल रहा है, 10 लोग एक लिफ्ट में मिल के जाते हैं, बताओ कोविड क्यों नहीं होगा? इस मामले में हमने सुपरटेक के प्रोजेक्ट AGM राजीव कुमार से सवाल किए, तो देखिए उन्होंने कैसे बचने का रास्ता निकाल लिया। मैं यहाँ का प्रवक्ता नहीं हूँ, यहाँ का मैं कुछ आपकी जवाब नहीं दे सकता, हमारे डायरेक्टर साहब देंगे। लेकिन यहाँ का काम धाम आप ही देख रहे हैं। अरे सर, अब आप ये चीज नहीं, ये रूल है, आप रूल है कि आप ना बिना कहे सुने किसी से अनुमति के बगैर आप कैमरा उस पर नहीं चला सकते। मैंने अभी आके आपसे पूछा था, मैंने बात मैंने आपको कह दिया पहले, जो प्रोसेस चल रहा है वो तो बता दीजिए। देखिए, हमें काम करने दीजिए, जो प्रोसेस कर रहा हूँ आपसे, ये गलत काम कर रहे हैं आप, कैमरामैन साहब, आप गलत काम कर रहे हैं ये। सर सुनिए, सर मैं क्यों सुनूं? अरे सर, मेरे भी राइट्स हैं। नहीं, राइट मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। हमने इस मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के OSD संतोष कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि सुपरटेक बिल्डर पर 450 करोड़ रुपए का बकाया है। जब तक ये बकाया नहीं मिलेगा, फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अच्छा देखिए, जिस बिल्डर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की है, जो बिल्डर गड़बड़ी कर रहा है वो अपने राइट्स की बात कर रहा है, बायर के राइट की उसकी कोई चिंता नहीं है। और ये वही बिल्डर है, अगर आपको याद होगा हमारी पिछली सीरीज में मुझे लेकर और हमारी सारी टीम को इसने नोटिस भेजे थे, याद है आपको? बहरहाल हम आपको याद दिला देते हैं। खैर, प्राधिकरण बिल्डर को दोषी ठहराता है और बिल्डर सवाल के डर से बचकर भागता है, लेकिन हम बायर्स की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हर हाल में परेशानी का सामना उसी को करना होता है। कल आपको लूट घर में एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं, वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। और फटाफट खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण, करीब 433 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, यूपी की पिछली सरकारों का विकास से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्कूली बच्चों पर मंडरा है कोरोना का खतरा। महासमुंद और बेमेतरा के स्कूलों में कुल 12 बच्चे मिले पॉजिटिव। 15 साल से कम उम्र के इतने बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट से कहा, पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए की दी जाएगी अनुग्रह राशि। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से जारी होगी रकम। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक और कड़ा रहा। राज्य के 6 सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त। आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप। अफगानिस्तान में तालिबान के राज से बड़ी चिंता। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप।
की बरामदगी, अफगानिस्तान से सप्लाई किए जाने का शक। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता की ओर से दायर याचिका पर पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर रेप और मर्डर की पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करने का आरोप। अदालत इस मामले की 29 सितंबर को करेगी सुनवाई। बिहार में रामायण पर मची महाभारत। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। कहा, काल्पनिक व्यक्ति हैं भगवान राम। सहयोगी पार्टी बीजेपी ने इस पर जताई कड़ी आपत्ति। चुपचाप मान्यता हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तालिबान कुछ इसी अंदाज में दुनिया से खुद को तस्लीम करने के लिए कह रहा है। सार्क के शार्प देशों ने तेवर भांप लिए थे। पाकिस्तान चाहता था कि सार्क की बैठक में अफगानिस्तान की ओर से तालिबान शामिल, वरना एक कुर्सी खाली छोड़ दी जाए और ये बैठक की जाए। ये बात और है कि पाकिस्तान की चले तो उस खाली कुर्सी में रॉकेट लॉन्चर रखकर भी बैठक की जा सकती थी। ऐसी पाक मांगों के चलते सार्क की बैठक आखिरकार रद्द घोषित कर दी गई। मैंने उदय जी से कहा कि नेपाल साफ क्यों नहीं कहता कि पाकिस्तान ने पानी फेर दिया बैठक पर। यह क्यों कहा कि सार्क सदस्यों में सहमति नहीं बन पाने की वजह से बैठक रद्द हुई। उदय जी बोले, पूरी दुनिया के लिए यह मुल्क ऐसी बीमारी हो गया है जिसका दर्द उस जगह होता है जिसे दिखाया नहीं जा सकता। बाकी तो जो है सो है।